नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद इंट्रोवर्ट में आपका स्वागत है। मैं इंट्रोवर्ट एक नए टॉपिक पर आपके सामने एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हुआ हूं, जो यूपीपीएससी प्रीलिम्स में आरओ एआरओ के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसमें प्रीलिम्स के फैक्ट के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, ये प्रीलिम्स में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं और ये आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले समझते हैं विभिन्न प्रकार के बहुमत, वेरियस टाइप्स ऑफ मेजॉरिटीज़। तो सबसे पहले पढ़ते हैं किसके, साधारण बहुमत। साधारण बहुमत में क्या होता है कि उपस्थिति और मतदान करने वाले 50% से अधिक सदस्यों का बहुमत, मतलब जितने परसेंट हम लोग मतदान करते हैं, मतलब वोटिंग करते हैं, उसमें क्या है कि 50% से ज़्यादा एक वोट ज़्यादा अगर जिसको मिलता है तो वो साधारण बहुमत से जीत जाता है। इसे कार्यात्मक या कार्यशील बहुमत के नाम से जानते हैं। इसका उपयोग किया जाता है साधारण विधेयक के संबंध में, धन विधेयक या वित्तीय विधेयक के संबंध में। संयुक्त बैठक जो है इसी बहुमत के माध्यम से बुलाई जाती है, जो आर्टिकल नंबर 108 में है ना। राज्य विधान परिषद का उन्मूलन या सृजन, है ना, जो आर्टिकल जो है 169 के अंतर्गत आती है। राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा आर्टिकल 356 में आती है। वित्तीय आपातकाल जो आर्टिकल 360 के अंतर्गत आती है। लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का चुनाव पूर्ण बहुमत के माध्यम से होता है ना, और वो साधारण बहुमत के माध्यम से होता है। और इसमें क्या है कि स्थगन प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव और विश्वास प्रस्ताव इसी बहुमत के माध्यम से पेश किए जाते हैं। ठीक है, अब पढ़ते हैं किसके बारे में, पूर्ण बहुमत यानी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में क्या होता है कि सदन की कुल सदस्यता के 50% से अधिक। अब जैसे वोटिंग मतलब साधारण बहुमत में क्या होता है कि वोटिंग का परसेंटेज देखा जाता है, और पूर्ण बहुमत में क्या होता है कि सदन में कितने सदस्य हैं उसके 50% से अधिक जो सदस्य आपके जो है आपके हित में होंगे तो आप बहुमत में होंगे। ठीक है, आम चुनावों के बाद केंद्रों और राज्यों में सरकार बनाने हेतु उपयोग किया जाता है इसका। ठीक है, जो केंद्र में सरकार बनती है और राज्य में सरकार बनती है, इसमें क्या होता है पूर्ण बहुमत का, मेजॉरिटी का जो व्यवधान है उसी की वजह से होता है। ठीक है, अब क्या होता है, एक नेक्स्ट पढ़ते हैं प्रभावी बहुमत। प्रभावी बहुमत यानी इफेक्टिव मेजॉरिटी। इफेक्टिव मेजॉरिटी में क्या होती है, सदन की प्रभावी यानी तत्कालिक संख्या को का 50% से अधिक, जो प्रभावी जो होती है सदन में 50% से अधिक जिसकी तरफ सदस्य होते हैं वो क्या होती है, उसकी प्रभावी बहुमत होती है। इसका उपयोग किया जाता है उपराष्ट्रपति को हटाने में, जो आर्टिकल नंबर 67 बी के माध्यम बी में है। ठीक है, राज्यसभा के उपसभापति को हटाने के लिए, जो आर्टिकल नंबर 90 सी में है। ठीक है, और लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को हम प्रभावी बहुमत से हटा सकते हैं, जिसका उल्लेख जो है आर्टिकल नंबर 94 सी में है। ठीक है, अब विशेष बहुमत टाइप या टाइप फर्स्ट, एक विशेष बहुमत होते हैं जिसका टाइप फर्स्ट है, स्पेशल मेजॉरिटी टाइप फर्स्ट। इसमें क्या है, उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत। इसमें इसका उल्लेख जो है आर्टिकल नंबर 249 के संबंध में है। इसका उपयोग राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के संबंध में कानून बनाने की संसद की शक्ति को कहते हैं, शक्ति को विशेष बहुमत टाइप फर्स्ट में आता है। ठीक है, विशेष बहुमत टाइप टू। विशेष बहुमत टाइप टू में क्या होता है कि सदन की कुल सदस्यों की संख्या के 50% बहुमत के साथ उपस्थिति और मतदान करने वाले 2/3 सदस्यों का बहुमत। 2/3 1/3 जैसे मतलब क्या होता है कि एक हिस्सा है पूरा 100%, है ना, इसमें 2/3 जिसकी तरफ सदस्य वोट करते हैं उसको पूर्ण बहुमत मिल जाता है, और बचते हैं 1/3, है ना। 3 हिस्से कर लिए जाते हैं, तीन हिस्से में क्या होता है कि 2/3 जिसकी तरफ बहुमत है वही पूर्ण बहुमत में आता है। इसका उपयोग जो है आर्टिकल 368 के संबंध में आता है। इसका उपयोग किया जाता है मौलिक अधिकार में बदलने में, उनमें सृजन करने में। ठीक है, डीपीएसपी में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, विशेष बहुमत टाइप थर्ड के बारे में समझते हैं। विशेष बहुमत टाइप थर्ड में क्या होता है कि सदन की कुल सदस्य संख्या का 2/3 बहुमत। ठीक है, इसका उपयोग किया जाता है राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने के संबंध में। जब राष्ट्रपति
को हमें हटाना होता है तो उसमें क्या होता है कि आर्टिकल नंबर 61 में जो महाभियोग का उल्लेख है उसका उपयोग किया जाता है। विशेष बहुमत प्लस राज्यों का अनुसमर्थन, ठीक है। ये कौन सा बहुमत है? इसमें क्या है कि उपस्थित और मतदान करने वाले 2/3 सदस्यों का बहुमत, राज्य विधानसभाओं के 50% से अधिक सदस्यों द्वारा समर्थन, साधारण बहुमत, ठीक है। इसमें क्या है कि राज्य विधानसभाओं में क्या होता है कि साधारण बहुमत का इस्तेमाल होता है जिसमें 50% से अधिक जो है मत चाहिए होते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, विशेष बहुमत को दर्जा मिलता है इसमें। इसका उपयोग किया जाता है राष्ट्रपति का चुनाव करने में, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में, संघ एवं राज्यों की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार करने में, विधायी शक्तियों का वितरण करने में, 7वीं अनुसूची में, जीएसटी परिषद में, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व करने में, और आर्टिकल जो है 368 के तहत संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति में संशोधन जो होता है वो भी विशेष बहुमत के अंतर्गत आता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट में क्या है कि सतत विकास लक्ष्य, यानी जो विकास के लक्ष्य रखे जाते हैं सरकार, राज्य सरकार और केंद्र सरकारों द्वारा लक्ष्य रखे जाते हैं उसके बारे में समझते हैं, उनकी सूची समझते हैं। सतत विकास लक्ष्य यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को 2030 में की अवधि में हासिल करने का लक्ष्य जो निर्धारित किया गया है वो कौन कौन से हैं उसके बारे में समझते हैं। लक्ष्य 1 क्या है? लक्ष्य 1 है गरीबी की पूर्णतः समाप्ति। लक्ष्य 2 है भुखमरी की समाप्ति। लक्ष्य 3 है अच्छा स्वास्थ्य और जीवन स्तर, अच्छा जीवन स्तर। लक्ष्य 4 जो है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। लक्ष्य 5 है लैंगिक समानता। लक्ष्य 6 है, छठा लक्ष्य जो है वो साफ पानी और स्वच्छता। 7वां लक्ष्य है सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा। लक्ष्य 8वां है अच्छा काम और आर्थिक विकास। लक्ष्य 9वां है उद्योग नवाचार और बुनियादी ढांचा का विकास। 10वां लक्ष्य है असमानता में कमी। 11वां लक्ष्य है टिकाऊ शहरी और सामुदायिक विकास। 12वां लक्ष्य है जिम्मेदारी के साथ उपभोग और उत्पादन। 13वां लक्ष्य है जलवायु परिवर्तन। 14वां लक्ष्य है पानी में जीवन। 15वां लक्ष्य है भूमि पर जीवन। 16वां लक्ष्य है शांति और न्याय के लिए स्थापना संस्थान। और 17वां लक्ष्य है लक्ष्य प्राप्ति में सामूहिक साझेदारी। सामूहिक साझेदारी का मतलब है कि हम भारत के लोग, मतलब सभी लोग मिलके इन सभी लक्ष्यों को प्राप्त करने में सबकी साझेदारी अनिवार्य है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट प्रीलिम्स फैक्ट है उसके बारे में समझते हैं कि उत्तरकालीन मुगल शासकों का क्रम बहुत बार क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं। अभी पिछली बार उसमें पूछा गया था, क्या नाम है, UP SSC का पेट की परीक्षा हुई थी, उसमें पूछा गया था ये कि क्रम के बारे में बताइए, मुगल शासकों का क्रम कौन सा है। UP PCS में भी कई बार ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं, RO ARO में भी पूछे जाते हैं। ये बहुत ही अच्छा वीडियो होने वाला है आपके लिए, तो वीडियो को अंत तक देखें। वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है। सबसे पहले मुगल शासकों का क्रम है। सबसे पहले क्या थे? बहादुर शाह प्रथम, इनको शाह ए बेखबर के नाम से जानते हैं। इन्होंने शासन किया था 1707 से 1712 ईस्वी तक। फिर उसके बाद में आए जहांदार शाह, इनको लंपट मूर्ख के नाम से जानते हैं। इन्होंने 1712 से 1713 ईस्वी तक शासन किया। फारूक सियर कौन थे? इनको घृणित कायर के नाम से जानते हैं। 1713 से 1719 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया। रफ़ीउद दरजात, इन्होंने क्या करा? 1719 ईस्वी में फरवरी से जून तक इनका शासन रहा। रफ़ीउद्दौला जो थे, इन्होंने 1719 ईस्वी में जून से सितंबर तक शासन किया। फिर उसके बाद में आते हैं मोहम्मद शाह, मतलब रंगीला बादशाह के नाम से फेमस है ये। इन्होंने शासन किया 1719 से 1748 ईस्वी तक, ठीक है। इसके बाद में आते हैं अहमद शाह जो है 1748 से 1754 तक ईस्वी तक शासन किया। आलमगीर सेकेंड सबसे लास्ट जो थे वो थे आलमगीर सेकेंड, 1754 से 1759 ईस्वी तक, ठीक है। ये थे उत्तरकालीन मुगल शासकों का क्रम, ठीक है। इसके समय आलमगीर सेकेंड के समय जो है
दो प्रमुख घटनाएं हुई। उसमें क्या हुआ था कि ब्लैक होल की घटना हुई थी जो 20 जून 1756 ईस्वी को हुई थी, और प्लासी का युद्ध भी इन्हीं के टाइम पे हुआ था। तो इन इन प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 में, 23 जून 1757 ईस्वी को। इसके बाद आते हैं शाह आलम सेकंड। शाह आलम सेकंड ने क्या करा कि 1759 से 1806 ईस्वी तक शासन किया। इसके बाद आते हैं अकबर सेकंड। अकबर सेकंड ने 1806 से 1837 ईस्वी तक शासन किया। और उसके बाद आते हैं बहादुर शाह जफ़र सेकंड, जो जफ़र थे, उनका नाम जो है विशेष नाम था वो जफ़र था। इन्होंने 1837 से 1858 ईस्वी तक शासन किया। मुग़ल सल्तनत का अंतिम जो बादशाह था, अंतिम बादशाह बहादुर शाह, है ना, या बहादुर शाह जफ़र था। ठीक है, ये याद करने वाली बातें हैं, मुख्य उपयोग है, और ऐसे जो है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो प्रमुख शब्दावली इनके टाइम पे क्या थी कि सहसाधिपति होते थे। चोरी डकैती मुकदमे का अधिकारी जो होता था वो कहलाता था सहसाधिपति। पट्टकोल जो थे, ग्रामीण कर वसूली करने वाला अधिकारी को पट्टकोल बोलते थे। तलार जो होते थे, रात्रि सुरक्षा कर्मियों का अधिकारी होता था। और बलाधिपि जो होते थे वो होते चुंगी का सुरक्षक। चुंगी मतलब जो हमारी सीमाएं होती थी उनमें चुंगी लगाई जाती थी कि चुंगी के अंदर आप जो है प्रवेश करेंगे तो आपको कर देना पड़ता था, और उस चुंगी का सुरक्षक जो होता था वो बलाधिप कहलाता था। अब हम लोग कुछ अनुच्छेद समझते हैं। अनुच्छेद जो 371 है उसके बारे में विशेष प्रावधान जो है 371 ए से लेकर जे तक के विशेष प्रावधान के बारे में समझते हैं। अनुच्छेद 371 जो है महाराष्ट्र और गुजरात के अंदर है। अनुच्छेद 371 ए नागालैंड के लिए है। अनुच्छेद 371 बी असम के लिए है, और इसमें क्या है, जनजातियाँ शामिल हैं। ठीक है, अनुच्छेद 371 बी असम के लिए है, 371 सी मणिपुर के लिए है, 371 डी और ई आंध्र प्रदेश के लिए है, 371 एफ जो है सिक्किम के लिए है, 71 जी जो है वो मिजोरम के लिए है, एच अरुणाचल प्रदेश के लिए, और आई जो है वो गोवा के लिए, और जे जो है कर्नाटक और हैदराबाद के लिए। यहाँ पे जो अनुसूचित जनजातियाँ पाई जाती हैं और विभिन्न प्रकार की जो जनजातियाँ अलग तरीके की होती हैं उनके लिए ये विशेष तरीके का अनुच्छेद बनाया गया है, उनकी उनके संरक्षण के लिए। ठीक है, भारत की शास्त्रीय भाषाएं कौन सी हैं? कुल 6 भाषाओं को भारतीय शास्त्रीय भाषा का दर्जा था, लेकिन सरकार द्वारा 5 और भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। 5 भाषाएं जो कौन कौन सी हैं उन्हें बाद में जोड़ा गया है, जैसे तमिल को 2004 में जोड़ा गया, संस्कृत को 2005 में, कन्नड़ को 2008 में, तेलुगु को 2008 में, मलयालम को 2013 में, और ओडिशा को 2014 में। अभी जोड़ी गई भाषाएं हैं जो बंगाली, पाली, प्राकृत मराठी और असमिया। इसके साथ अब जो है 11 शास्त्रीय भाषाएं हो गई हैं। ठीक है, अब समझते हैं नेक्स्ट प्रीलिम्स फैक्ट जो हैं वो कौन से हैं। बंगाल के नवाबों का क्रम। बंगाल के नवाबों का क्रम, सबसे पहले मुर्शीद कुली खां जो 1717 से 1727 ईस्वी तक रहे। अली वर्दी खां 1740 से 1756 ईस्वी तक रहे। सिराजुद्दौला 1756 से 1757 ईस्वी तक। मीर जाफ़र जो 1757 से 1760 ईस्वी तक। मीर कासिम 1760 से 1763 तक। मीर जाफ़र 1763 से 1765। निज़ामुद्दौला 1765 से 1766। सैफुद्दौला 1766 से 1770, और मुबारकुद्दौला जो थे वो 1770 से 1775 तक शासन में रहे। अब क्या हैं, कुछ प्रस्ताव हैं, मिशन हैं, इनके बारे में समझते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अगस्त प्रस्ताव आया था 1940 में। क्रिप्स मिशन मार्च 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में, अगस्त 1942 में आया था। बेवेल प्लान 1945 में। शिमला सम्मेलन 1945 में हुआ। कैबिनेट मिशन जो है वो 24 मार्च 1946 को। अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946 को, और संविधान सभा का गठन हुआ था 6 दिसंबर 1946 को।
ठीक है। अब स्वदेशी आंदोलन के बारे में समझते हैं, जो 1905 में स्टार्ट हुआ। ये हुआ था स्वदेशी आंदोलन जो है लॉर्ड कर्जन के समय में बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन का आंदोलन हुआ। बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर उस समय सर एंड्रूज फ्रेजर था। 1903 में बंगाल विभाजन का प्रस्ताव सार्वजनिक किया गया था और 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी। 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई। 16 अक्टूबर 1905 को विभाजन जो है वो प्रभावी हो गया। इस दिन को शोक दिवस व रविन्द्रनाथ टैगोर के सुझाव पर राखी दिवस के रूप में मनाया गया। इस आंदोलन में स्वदेशी स्वशासन, बहिष्कार व राष्ट्रीय शिक्षा पर बल दिया गया। नेतृत्व इसका किया था सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने और इसी के दौरान वंदे मातरम राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत बना था। जब बंगाल का विभाजन हुआ था उस समय स्वदेशी आंदोलन जो था वो सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा चलाया गया था। इसने इस समय वंदे मातरम राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत बन गया था। ठीक है। ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविन्सन ने भी इसी आंदोलन से जुड़े थे। 1911 में बंगाल विभाजन रद्द कर दिया गया था। ठीक है। सर्वप्रथम ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव कृष्ण कुमार मित्रे ने अपनी पत्रिका संजीवनी में दिया था। ठीक है। ये चीज़ भी नोट करने वाली बातें हैं। अब हम समझते हैं नेक्स्ट क्या है कि दादा भाई नौरोजी के प्रमुख लेख कौन से हैं, उसके बारे में समझते हैं। दादा भाई नौरोजी ने कुछ किताबें लिखी हैं, है ना, उन्होंने कुछ लेख लिखे हैं, उनके बारे में समझते हैं। उन्होंने लिखा इंग्लैंड डेप्ट टू इंडिया, पहली उनकी पुस्तक थी। फिर उसके बाद उन्होंने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, द वांट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया, ऑन द कॉमर्स ऑफ इंडिया, ये सारी किताबें जो है दादा भाई नौरोजी ने इंग्लिश लैंग्वेज में लिखी हैं। ठीक है। अब वैदिक कालीन संस्थाएं कौन सी थीं, इनके बारे में समझते हैं। ये ऐसे क्वेश्चंस आजकल यूपीपीएससी में पूछे जाते हैं। ठीक है। विदित या विधाता, विधाता जो है आर्यों की सबसे प्राचीन संस्था है और जो जनसभा थी। महिला व पुरुषों की समान इसमें भागीदारी थी और ऋग्वेद में 122 बार इसका उल्लेख किया गया है। ठीक है। सभा जो थी विशिष्ट जनों की सभा थी। इसमें मंत्रिपरिषद और उच्च सदन का इस्तेमाल होता था और इसका ऋग्वेद में 8 बार उल्लेख किया गया है। इसका कार्य था राजा के निर्वाचन एवं पुनर्निर्वाचन में महत्वपूर्ण योगदान था इसका, और न्यायिक कार्य करना भी इसका एक मुख्य कार्य था। समिति किसे कहते थे? समिति जो होती थी वो आम जन की सभा होती थी। वर्तमान लोकसभा की तरह इसका कार्य होता था। इसके अध्यक्ष ईशान थे और इसका उल्लेख जो है ऋग्वेद में 9 बार उल्लेख हुआ है। गण यानी समूह आज के समय में जानते हैं। गण जो होता है संभवतः एक जनसभा थी जिसमें कुलीन लोग शामिल थे। इसका मुखिया जो होता था वो गणपति कहलाता था। परिषद क्या थी? जनजातीय सैन्य सभा होती थी, उसको परिषद कहा जाता था। अर्थवेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। ठीक है। अर्थवेद में किसको? अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। ठीक है। नेक्स्ट प्रीलिम्स फैक्ट के बारे में समझते हैं कि प्रमुख जो शब्दावली है, जैसे फ़िक़ह क्या होता था? इस्लामी धर्म नीति ज्ञान को फ़िक़ह कहते हैं। मसाहत यानी भूमि की पैमाइश को मसाहत कहते हैं। सदका जो होता था वो धार्मिक कर होता था और बलाहार जो होता है वो साधारण किसान को बलाहार कहा जाता था। ठीक है। चक्रवात के अन्य नाम विभिन्न जगह पर चक्रवात को विभिन्न नामों से जाना जाता है। अब कौन से चक्रवात को कहाँ पे किस नाम से जानते हैं उसके बारे में समझते हैं। हिंद महासागर में जो तेज़ हवाएं चलती हैं उनको कहते हैं चक्रवात। कैरिबियन सागर में आता है हरिकेन। चीन सागर में आता है टाइफून। जापान में टाइफू आता है। उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में विली उत्तरी ऑस्ट्रेलिया यानी विली। फिलीपींस में बागुइयो। अमेरिका में टॉर्नेडो।
ये चक्रवात के नाम हैं जो अमेरिका में चक्रवात को नाम जो है टोर्नेडो के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब राजभाषा, राजभाषा यानी ऑफिशियल लैंग्वेज जो होती हैं वो जो है उसके बारे में समझते हैं। इसका जिक्र जो है आर्टिकल 343 में किया गया है और इसको संघ की भाषा जो होती है वो उसको राजभाषा कहते हैं, है ना। अब आर्टिकल 344 में राजभाषा आयोग का जिक्र हुआ है। इसको 1955 में बीजी खेर की अध्यक्षता में पहले राजभाषा आयोग का गठन किया गया था। 1965 में इसकी रिपोर्ट 1956 में इसकी रिपोर्ट दी गई थी। 1957 में रिपोर्ट की जांच हेतु गोविंद वल्लभ पंत की अध्यक्षता में राजभाषा समिति का गठन हुआ था, ठीक है, 1957 में। आर्टिकल 345 में कहते हैं कि भारत मतलब जो राज्य की राजभाषा होती है उसके बारे में जिक्र किया गया है। आर्टिकल 346 में राज्यों के मध्य पत्राचार की भाषा का जिक्र हुआ है और आर्टिकल 347 में जनसंख्या के एक हिस्से में बोली जाने वाली भाषा को प्रदान किए गए विशेष प्रावधान को आर्टिकल 347 में जिक्र हुआ है। आर्टिकल 348 जो है वो न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की भाषा, इसमें 348 में इसका न्यायालय की भाषा का जिक्र हुआ है और जब तक संसद कानून द्वारा अन्यथा प्रावधान ना करे तब तक सर्वोच्च न्यायालय और सभी उच्च न्यायालयों में कार्यवाही अंग्रेजी में होती है, ठीक है। आर्टिकल 349 में भाषा से संबंधित कानूनों को अधिनियमित करने के लिए विशेष जो प्रावधान है वो है आर्टिकल 349 में। इसकी प्रक्रिया होती है संविधान लागू होने के पहले 15 वर्षों के दौरान आधिकारिक भाषा से संबंधित विधेयक या संशोधन पेश करने से पहले राष्ट्रपति की मंजूरी आवश्यक होती है, ठीक है। इसकी प्रक्रिया होती है राजभाषा और मतलब राष्ट्रभाषा के संबंधित। आधिकारिक भाषा किसको कहते हैं? आधिकारिक भाषा से संबंधित विधेयक या संशोधन को मंजूरी देने से पहले राष्ट्रपति को राजभाषा आयोग, राजभाषा का संसदीय समिति की सिफारिशों पर विचार करना चाहिए, ठीक है। इसके लिए क्या होता है कि राष्ट्रपति एक विशेष विचार विमर्श करके इनके बारे में निर्णय लेते हैं, ठीक है। आर्टिकल 350A में प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा दी गई है। आजकल सभी स्कूलों में, प्राथमिक विद्यालयों में क्या होता है कि मातृभाषा में शिक्षा दी जाती है, मतलब कक्षा 1 से 5 तक जो भी पढ़ाया जाएगा वो पढ़ाया जाता है मातृभाषा में। मातृभाषा जैसे आपकी हिंदी है तो हिंदी में पढ़ाने को मिलेगा और अंग्रेजी है तो अंग्रेजी में, कन्नड़ है तो कन्नड़ में, उर्दू है तो उर्दू में, ठीक है। इसकी प्राथमिक स्तर की पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा का उल्लेख जो है आर्टिकल 350A में है। आर्टिकल 350B में भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए एक विशेष अधिकारी रखा जाता है जो क्या होता है कि उसको अपनी मातृभाषा में मतलब कन्वर्ट करता है। और आप शिक्षक किसी और अन्य भाषा का हो सकता है लेकिन वो उसको कन्वर्टर के रूप में एक अल्पसंख्यक के लिए मतलब विशेष अधिकारी रखा जाता है, ठीक है। आर्टिकल 351 अल्पसंख्यक में नहीं, 350B में क्या होता है कि अल्पसंख्यक में जैसे यहाँ पे हिंदी भाषी मतलब मातृभाषा के लोग ज़्यादा हैं और इसमें कुछ अल्पसंख्यक हैं जो अंग्रेजी भाषा के हैं, तो उसके लिए एक कन्वर्टर का इस्तेमाल होता है जो क्या होता है कि उस हिंदी भाषा को कन्वर्ट करके जो अल्पसंख्यकों के लिए जो है उनको मातृभाषा मतलब जो इंग्लिश में समझते हैं तो उनको इंग्लिश में वो कन्वर्ट करके बताएगा, ठीक है। आर्टिकल 351 में हिंदी भाषा के विकास हेतु निर्देश दिए गए हैं, ठीक है। अब क्या है, नेक्स्ट जो प्रीलिम्स फैक्ट हैं उनके बारे में समझते हैं कि जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाएं। जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाओं से संबंधित प्रश्न आते हैं जो जनरल साइंस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये बायोलॉजी में इसका मैंने एक वीडियो पूरा डाला हुआ है इससे रिलेटेड, तो अगर आप यहाँ पे समझ में आए तो ठीक है, वरना आप वो वीडियो देख सकते हैं, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। तो सबसे पहले समझते हैं ऑर्थोलॉजी। ऑर्थोलॉजी में क्या होता है कि जोड़ों का अध्ययन किया जाता है। साइटोलॉजी में कोशिकाओं की विस्तृत संरचना का अध्ययन होता है। कार्डियोलॉजी में दिल और उसके कामकाज का अध्ययन किया जाता है। डेंड्रोलॉजी में क्या होता है कि झाड़ियों और पेड़ों का अध्ययन किया जाता है। एंटोमोलॉजी में कीटों का अध्ययन होता है। फ्लोरीकल्चर में फूलों की खेती होती है। पोमोलॉजी में फूलों का अध्ययन होता है। हेप्टोलॉजी में लिवर का अध्ययन होता है। हेमेटोलॉजी में रक्त और उसके कारण होने वाले रोगों का अध्ययन किया जाता है। माइकोलॉजी कवक का अध्ययन कहलाता है। हार्टिकल्चर
उद्यान विज्ञान का को कहते हैं। उद्यान विज्ञान जो मतलब उद्योगों की जो विज्ञान होती है, मतलब उद्योग कैसे बनते हैं, उसके बारे में क्या 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 होना चाहिए, उसके अध्ययन को कहते हैं हार्टिकल्चर। ठीक है। एंथोलॉजी जो होता है वो पुष्पों का अध्ययन होता है। सेरीकल्चर रेशम कीट के पालने को सेरीकल्चर कहा जाता है। मधुमक्खी पालन जो है वो एपीकल्चर में कहलाता है। एंटोमोलॉजी क्या होता है कि कीटों का अध्ययन एंटोमोलॉजी कहलाता है। ठीक है। अब क्या कहते हैं, कुछ पत्रिकाएं हैं, पत्रिकाओं के बारे में समझते हैं। इंडियन मिरर पत्रिका, इंडियन मिरर पत्रिका, इसका प्रकाशन जो है 1861 में कलकत्ता में दैनिक पत्रिका हुआ था। इसकी जो प्रकाशन था वो देवेंद्र नाथ टैगोर व मनमोहन घोष द्वारा की गई थी। प्रताप मजूमदार, केशव चंद्र सेन व नरेंद्र नाथ सेन इससे जुड़े हुए थे। ठीक है। 1889 में इसका प्रकाशन बंद हो गया था। कौन सा? इंडियन मिरर पत्रिका का। ठीक है। अब नेक्स्ट प्रीलिम्स फैक्ट है एशियाई विकास बैंक यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 को हुई। क्षेत्रीय विकास बैंक के रूप में इसकी स्थापना हुई। इसमें 68 सदस्य थे। इसमें 49 इंडो पैसिफिक क्षेत्र से 19 गैर क्षेत्रीय सदस्य थे। भारत इसका संस्थापक सदस्य है। सबसे बड़े शेयर धारक थे इसमें जापान, यूएसए, चीन और भारत। ठीक है। इसका मुख्यालय जो है वो मनीला यानी फिलीपींस में था। इसका मुख्य उद्देश्य था आर्थिक विकास, गरीबी उन्मूलन और क्षेत्रीय सहयोग। इसका मुख्य उद्देश्य था। ठीक है। अब क्या करते हैं कि नेक्स्ट प्रीलिम्स फैक्ट के बारे में समझते हैं। जो उत्तरवर्ती मुगल दरबार में गुट कौन कौन से थे। ठीक है। यहाँ से हम क्या करते हैं कि क्वेश्चंस मतलब सारे सब्जेक्ट से मिला के एक नया वीडियो बनाते हैं। ठीक है। इसमें क्या है कि सारे सब्जेक्ट आपको एक जगह पे मिल जाएंगे। आप इनके नोट्स बना लें और ये नोट्स आपके लिए बहुत ही लाभकारी होने वाले हैं। ठीक है। उत्तरवर्ती मुगल दरबार में गुट कौन कौन से थे और उनके शासक कौन थे। ठीक है। ईरानी समूह था, उसमें उसका शासक था जुल्फ़िकार खां। तुर्रानी समूह था, तुर्रानी समूह में चिनक्लिच खां उसका शासक था। अफ़गानी समूह, इसके शासक थे अली मोहम्मद खां बंगश। ठीक है। एक था हिंदुस्तानी मुगल दरबार गुट, जिसे सैयद बंधु जैसे अब्दुल्ला खां और हुसैन अली खां संचालित करते थे। ठीक है। भारत में मराठा का प्रशासन, मराठा साम्राज्य की बात करते हैं तो मराठा राज्य ने हिंदुओं को ऊंचे पदों पर नियुक्त किया था। इनकी राजभाषा थी वो फारसी के स्थान पर इन्होंने मराठी कर रखी थी। वे सरकारी उपयोग के लिए अपना स्वयं का शब्दकोश अर्थात राज व्याकरण कोश का तैयार किया करते थे। ठीक है। इनके जो दरबार में क्या होता था, राज व्याकरण कोश का इस्तेमाल किया जाता था। शिवाजी की प्रशासन प्रणाली दक्कन शैली से काफ़ी प्रेरित थी। अधिकांश प्रशासनिक सुधार अहमदनगर में मलिक अंबर सुधारों से प्रेरित किए गए थे। पेशवा को मुख्यमंत्री कहा जाता था। वह सामान्य प्रशासन की देखभाल करता था। अमात्या मजूमदार जो होते थे वो महालेखाकार थे। वह बाद में राजस्व और वित्त मंत्री बने। सचिव जो थे इसे चिटनिस भी कहा जाता था। वह शाही पत्र व्यवहार की देखभाल करते थे। सुमंत या दबीर विदेशी मामले और शाही समारोहों के स्वामी कहलाते थे। सेनापति सरी ए नौबत जो होते थे वो सैन्य कमांडर होते थे। ये लोग वह सेना में भर्ती, प्रशिक्षण और अनुशासन की देखभाल करते थे। मंत्री या बाकिया नवीस, यह राजा की व्यक्तिगत सुरक्षा, खुफिया पद और घरेलू मामलों की देखभाल करता था मंत्री। ठीक है। न्यायाधीश जो होते थे वो न्याय प्रशासन होते थे। ठीक है। पंडित राव क्या होते थे कि राज्य के धर्मार्थ और धार्मिक मुकाबलों की देखभाल करना, उन्होंने लोगों के नैतिक उत्थान के लिए काम करना था। पंडित राव और न्यायाधीश को छोड़कर सभी मंत्रियों को आवश्यकता पड़ने पर युद्ध में भाग लेना पड़ता था। बाकी पंडित राव और न्यायाधीश जो होते थे वो कभी भी युद्ध में भाग नहीं लेते थे। मंत्री के 8 क्लर्कों द्वारा सहायता प्रदान करना, मंत्री को जो होते वो 8 क्लर्क सहायता प्रदान करते थे। उसमें 8 क्लर्क कौन कौन से थे, जो थे दीवान, मजूमदार,
फड़नीस, सबनीस या दफ्तरदार, चिटिन्स, जामदार और पोटनीस। पोटनीस जो होता था वो खजांची को कहते थे, जामदार होते थे वो कोषाध्यक्ष होते थे, चिटिन्स जो होते थे पत्राचार लिपिक होते थे, सबनीस या दफ्तरदार कार्यालय प्रभारी होते थे, फड़नीस जो होते थे डिप्टी ऑडिटर होते थे, मजूमदार लेखा परीक्षक और लेखाकार होते थे, और दीवान जो होते थे वो सचिव कहलाते थे। ठीक है। नेक्स्ट प्रीलिम्स फैक्ट है, स्वतंत्रता से पहले भारत में गठित प्रमुख समिति और आयोग। स्वतंत्रता से पहले कौन से भारत में जो थे वो प्रमुख समितियां थीं और आयोग कौन कौन से थे उनके बारे में समझते हैं। सबसे पहले चार्ल्स वुड घोषणा पत्र, ये एक समिति थी जिसकी जो 1854 में हुई और ये संबंधित थी शिक्षा से। हंटर कमीशन जो 1882 में आया, ये था संबंधित शिक्षा से। रैले आयोग जो 1902 में आया, ये भी शिक्षा से संबंधित था। शिक्षा से संबंधित बहुत से आयोग बने। ठीक है, ये लोग शिक्षा को बढ़ावा देने की प्रक्रिया में शामिल थे। ठीक है। सैंडलर आयोग 1917 में बना जो शिक्षा से संबंधित था। हार्टोग कमीशन 1929 में आया जो शिक्षा से संबंधित था। सार्जेंट योजना 1944 में, ये भी शिक्षा से संबंधित थी। कैंपबेल आयोग जो था 1866 में आया, ये संबंधित था अकाल से। स्ट्रेची आयोग जो 1880 में आया, ये भी अकाल से संबंधित था। लायल आयोग 1886 में, ये भी अकाल से संबंधित था। मैकडोनेल आयोग 1900 में आया, ये अकाल से था। फाउलर आयोग 1898 में, ये मुद्रा से संबंधित था। ठीक है। 1926 में हिल्टन यंग आयोग आया था, ये भी मुद्रा से संबंधित था। फ्रेजर कमीशन जिसका गठन 1902 में हुआ, ये संबंधित था पुलिस प्रशासन से। स्कॉट मोनिफ्रिक आयोग 1901 में आया, ये संबंधित था सिंचाई से। बैबिंगटन स्मिथ आयोग ये 1919 में आया, ये संबंधित था मुद्रा से। ठीक है। 1924 में मुडीमन कमेटी का गठन हुआ, ये संबंधित थी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों के द्वैध प्रशासन की कार्यप्रणाली के प्रशिक्षण हेतु। ठीक है। 1929 में विटले आयोग आया जो संबंधित था श्रम से। सप्रू आयोग 1935 में आया जो बेरोजगारी से संबंधित था। ठीक है। अब भारत के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र, भारत क्या विश्व के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र, उनके बारे में समझते हैं। लॉरेन जो है फ्रांस का औद्योगिक क्षेत्र है। किंकी जापान का है। कांटो जापान का है। कैहिन जापान में है। कैंटन चीन में है। रूर जर्मनी में है और सार जर्मनी में है। ठीक है। अपर सिलेसिया जर्मनी में है। सैक्सोनी जर्मनी में है। ब्रिस्टल यूनाइटेड किंगडम में है। लंकाशायर यूनाइटेड किंगडम में है। बेलो हॉरिजेंटले ब्राज़ील में है। दक्षिणी अपलेशियन प्रदेश यूएसए में है। ठीक है। इनसे रिलेटेड प्रश्न बनते हैं कभी कभी, तो वो पूछ लेते हैं, कभी बाकी एक नज़र मारते हैं। ठीक है। भारत में प्रमुख जनजातियों के बारे में समझते हैं। ठीक है। अभी हमने अरुणाचल जो जनजातियों के रिलेटेड 371 जो वो आर्टिकल बताया था, उसके बारे में समझते हैं। ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में आपतानी, अबोर, मिश्मी, डफला, मिरी, सिम्फो आदि जनजातियां पाई जाती हैं। असम में चकमा, मिकिर, बोरा आदि जनजातियां होती हैं। मेघालय में गारो, खासी, जैंतिया जनजातियां हैं। नागालैंड में अंगामी, कोन्यांक आदि। मणिपुर में कुकी, लेप्चा, मुग आदि। त्रिपुरा में भूटिया, चकमा, गारो, कुकी आदि। मिजोरम में मिजो, लखेर आदि। पश्चिम बंगाल में असुर, भूमिज, भिरहोर, लोडा, लेप्चा, माघ, महली, मालपहरिया, पोलिया आदि। झारखंड में संथाल पहाड़ियाँ, मुंडा हो, बिरहोर, उरांव, खरिया, तमरिया आदि। उत्तर प्रदेश में थारू, भाटिया, जौनसारी, राजी, भुइया, खरवार, मांझी, कोल आदि। उड़ीसा में जुआंग, सवारा, करिया, खोंड, कंड आदि। मध्य प्रदेश में पहाड़ी, मारिया, मुरिया, दंडामी, गोंड, बैगा, परजा, भट्टरा, अगरिया, भील, सहरिया, कोरबा, हलबा आदि। हिमाचल प्रदेश में गद्दी, गुर्जर आदि। जम्मू और कश्मीर में गद्दी, बकरवाल आदि। राजस्थान में भील, मीना, कठोरिया, गरासिया आदि।
आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में चेंचू, कुरुम्बा, खोंड, बगदाज, कोया, बागता, गदावा आदि। केरल में इरुला, कुरुम्बा, कादर, पुलियान आदि। तमिलनाडु में तोडा, कोटा, कुरुम्बा, बडगा आदि। अंडमान और निकोबार में ग्रेट अंडमानी, निकोबारी, ओंगे, जारवा, शोम्पेन, सेंटलेनी आदि। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं अनुच्छेद 240 के अंतर्गत कुछ संघ राज्यों क्षेत्र के लिए विनियम बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति को बारे में पढ़ते हैं। आर्टिकल 240 के खंड 1 का ए अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, एक का जो बी है वो है लक्षद्वीप, सी है दादर नगर हवेली, डी है दमन और दीप, ई है पुडुचेरी। ठीक है। विश्व के प्रमुख मरुस्थल के बारे में समझते हैं। नेक्स्ट प्रीलिम्स फैक्ट है सहारा जो मरुस्थल है वो उत्तरी अफ्रीका में पाया जाता है। बारबर्टन, सिम्पसन, गिब्सन, ऑस्ट्रेलिया, स्टुअर्ट, विक्टोरिया ये सारे ऑस्ट्रेलिया में है। नाफुद, हमादा ये सऊदी अरब में है। गोबी मंगोलिया और चीन में है। कालाहारी बोत्सवाना में है। माकन ये होता है चीन के सिकिक प्रांत में पाया जाता है। सोनोरन अमेरिका और मैक्सिको में। नामीब जो है नामीबिया में है। काराकोम क्षेत्र तुर्कमेनिस्तान में है। थार भारत और पाकिस्तान से मिलकर मरुस्थल है, उसको थार मरुस्थल कहते हैं। अटाकामा स्थित उत्तरी चिली में है। क्यूजिलकुम उज्बेकिस्तान में है। दस्तेलूत पूर्वी ईरान में है। पेटागोनिया जो है अर्जेंटीना में है। ठीक है। भारत की संचित निधि पर भारित व्यय जिसका उल्लेख 112 के खंड 3 में है। ठीक है। सिंचित निधि से क्या होता है कि राष्ट्रपति का वेतन व भत्ते मिलते हैं। वे ऋण जो सरकार को चुकाने होते हैं सिंचित निधि से दिए जाते हैं। राज्यसभा के सभापति उपसभापति के वेतन व भत्ते, लोकसभा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के वेतन व भत्ते, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन व भत्ते, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की पेंशन, कैग का वेतन व भत्ते, राज्यपाल का पेंशन जो होता है वो भारत की सिंचित निधि और भारित व्यय से दिया जाता है। नेक्स्ट प्रीलिम्स फैक्ट है गुप्तकालीन के प्रमुख अधिकारी। गुप्तकालीन में प्रमुख अधिकारी थे, उनको क्या उस समय बोलते थे, मतलब आज के समय में क्या बोलते हैं, उस समय को क्या बोलते थे। ठीक है, उसके बारे में समझते हैं। महाबलाधिकृत जो होता था वो सेनापति कहलाता था। महासंधि विग्रही शांति एवं विदेश नीति का प्रमुख होता था। महादंडनायक युद्ध व न्याय का मंत्री होता था। सर्वाध्यक्ष सभी केंद्रीय विभागों का प्रमुख होता था। महाभंडाराधिकृत राजकीय कोष का प्रमुख होता था। ध्रुवाधिकरण भूमि कर वसूलने वाला प्रमुख अधिकारी को ध्रुवाधिकरण कहते थे। दस्तावेजों एवं राजज्ञाओं को लिपिबद्ध करने वाले को महाछठ पत्लिक कहते थे। पुलिस विभाग का प्रमुख दंडपाशिका कहलाता था। भूमि आलेख को सुरक्षित रहने वाला कर्णिक कहलाता था। दान विभाग का प्रमुख अग्रहारिक कहलाता था। भूमि विवाद का निपटारा करने वाला न्यायाधिकरण कहलाता था। अश्व सेना का प्रमुख अटाश्वपति कहलाता था। गज सेना का प्रमुख कटुक महापिलुपति कहलाता था। युद्ध में प्राप्त तथा हस्तगत संपत्ति का लेखा रखने वाला युक्त पुरुष कहलाता था। नगर का प्रधान अधिकारी पुरपाल कहलाता था। कार्यालय के अभिलेखों को सुरक्षित रखने वाला पुस्तपाल कहलाता था। जिले का मुख्य अधिकारी विषयपति कहलाता था। व्यापारियों का मुखिया सार्थवाह कहलाता था। महल के रक्षकों का प्रमुख महाप्रतिहार कहलाता था। प्रांतीय क्षेत्रों का शासक गोप्ता कहलाता था। ग्राम सभा के सदस्य जो होते थे वो महत्तर कहलाते थे। वन विभाग का प्रमुख होता था वो मौलिकम कहलाता था। ठीक है। नेक्स्ट प्रीलिम्स फैक्ट के बारे में समझते हैं। ये हैं तृतीय अनुसूची के अंतर्गत शपथ या प्रतिज्ञान। ठीक है। कुल 8 प्रारूपों की चर्चा हुई है इसमें क्या है कि संघ के मंत्री, संसद के निर्वाचन के अभ्यर्थी, संसद के सदस्य, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों व कैग के उनका जिक्र हुआ है। किसी राज्य के मंत्री का जिक्र है इसमें। राज्य विधानमंडल के निर्वाचन के अभ्यर्थी जो होते हैं, राज्य विधानमंडल के अध्यक्ष, हाई कोर्ट के न्यायाधीश जो होते हैं तृतीय अनुसूची के अंतर्गत शपथ या प्रतिज्ञान ग्रहण करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं प्रियम्बल यानी उद्देशिका के बारे में समझते हैं। ठीक है। उद्देशिका जो है
13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव के रूप में प्रस्तुत की गई थी। ये 22 जनवरी 1947 को पारित की गई। संविधान का संक्षिप्त संस्करण व उसका दर्शन उद्देशिका कहलाती है। यह न्याय योग्य नहीं है, इसमें संशोधन किया जा सकता है। अब तक केवल एक बार संशोधन किया गया है, जो किया गया है 42वें संशोधन 1976 में। प्रस्तावना में निम्न जोड़ा गया था, क्या? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता। ठीक है, ये शब्द इसमें जोड़े गए थे। इसमें निम्न की चर्चा की गई है। इसमें उद्देशिका में क्या क्या चर्चा की गई है कि न्याय जो है राजनैतिक, सामाजिक व आर्थिक न्याय की चर्चा की गई है। स्वतंत्रता होनी चाहिए विचारों की, अभिव्यक्ति की, विश्वास की, धर्म व उपासना की। समानता, प्रतिष्ठा व अवसर के समान जो है अवसर मिलने चाहिए। ठीक है। 26/1/1950 को उद्देशिका की स्थिति होती है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य की स्थापना। 26 जनवरी 1950 को उद्देशिका मतलब जो संविधान का जो जिस दिन लागू हुआ था उसी दिन उद्देशिका की स्थिति थी। ठीक है। उद्देशिका मतलब संविधान को उसी 26 जनवरी 1950 को ही लागू किया गया था ना, तभी तो उसको हम जो है गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं 26 जनवरी को। ठीक है। अब भारत के महापत्तन मतलब मेजर पोर्ट्स के बारे में समझते हैं, कौन कौन से हैं और कहाँ हैं। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी पत्तन, ये कोलकाता में है, हल्दिया सहित। ठीक है। पारादीप पत्तन जो उड़ीसा में है। विशाखापट्टनम पत्तन ये है आंध्र प्रदेश में। कामराजर पत्तन ये तमिलनाडु में है। चेन्नई पत्तन तमिलनाडु में है। वीओ चिदम्बरम पत्तन तमिलनाडु में है। दीनदयाल पत्तन ये है कच्छ गुजरात में। मुंबई पत्तन जो है महाराष्ट्र में है। जवाहरलाल नेहरू पत्तन महाराष्ट्र में है। मुरगांव पत्तन गोवा में है। और नवमंगलूर पत्तन कर्नाटक में है। कोचीन पत्तन कोच्चि केरला में है। ठीक है। नेक्स्ट प्रीलिम्स फैक्ट के बारे में समझते हैं। राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद कौन कौन से हैं उनके बारे में समझते हैं। भारत मतलब अनुच्छेद 52 में भारत का राष्ट्रपति का जिक्र है। अनुच्छेद 53 में भारत राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्ति का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का चुनाव। अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका। अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति का कार्यकाल। अनुच्छेद 57 में राष्ट्रपति पुनर्निर्वाचित होने की योग्यता रखते हैं। अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने की योग्यता। अनुच्छेद 59 में राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें। अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की प्रक्रिया। अनुच्छेद 62 में राष्ट्रपति कार्यालय की रिक्ति को भरने के लिए चुनाव का आयोजन। अनुच्छेद 65 में उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने या राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करने की शक्ति का उल्लेख है अनुच्छेद 65 में। अनुच्छेद 71 में राष्ट्रपति या राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित सभी शंकाओं और विवादों की जांच। ठीक है। अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति एवं कुछ मामलों में सजा कम करने या निलंबन करने की शक्ति का उल्लेख जो है अनुच्छेद 72 में किया गया है। अनुच्छेद 74 में राष्ट्रपति को सलाह एवं सहायता प्रदान करने के लिए मंत्रिपरिषद का गठन। अनुच्छेद 78 में भारत राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य। अनुच्छेद 86 में सदनों में अभिभाषण का और उनको संदेश भेजने का राष्ट्रपति का अधिकार होता है। अनुच्छेद 87 में राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। अनुच्छेद 123 में संसद के सत्रावसान के समय राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती है। अनुच्छेद 143 में उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति का उल्लेख किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट प्रीलिम्स फैक्ट के बारे में समझते हैं। प्रस्तावना जिसमें जो भारत के संविधान का मुख्य पृष्ठ है, ठीक है, उससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उनके बारे में समझते हैं कि प्रस्तावना से जुड़े बेरुआवाद, इसमें क्या है 1960 में इसको जो है जोड़ा गया था। यह प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है ना। बेरुवादीवाद में क्या है कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। गोलकनाथवाद 1967 में है। इसमें क्या है कि वाद मतलब क्या होता है, अपवाद की बात है ये।
ठीक है। इसमें कहा गया है कि प्रस्तावना संविधान की मूल आत्मा है। केशवानंद भारती बाद में क्या है कि 1973 में जो वो था कि ये संविधान का भाग है, मूल ढांचे का भाग जो है प्रस्तावना है। केशवानंद भारती बाद में ये मतलब निश्चित हो गया था कि मूल ढांचे का भाग है प्रस्तावना। ठीक है। बॉम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया बाद में 1994 में संविधान का अभिन्न भाग है कौन? प्रस्तावना। ठीक है। महत्वपूर्ण विचार क्या है कि सर अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर कहते हैं, उद्देशिका हमारे सपनों का व विचारों का प्रतिनिधित्व करती है। ठीक है। के.एम. मुंशी कहते हैं कि प्रस्तावना हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली है। सुभाष कश्यप कहते हैं संविधान शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा है। पंडित ठाकुरदास भार्गव का कहना है कि प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा है। एन ए पालकीवाला ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है। अर्नेस्ट वार्कर ने प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा है। ठीक है। प्रस्तावना ना तो विधायिका की शक्ति का स्रोत है और ना ही उस पर प्रतिबंध लगा सकती है। ठीक है। बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान को एक पवित्र दस्तावेज कहा है। ठीक है। नेक्स्ट प्रीलिम्स फैक्ट के बारे में समझते हैं। मिट्टी की वस्तुएं एवं प्राप्त स्थल। मिट्टी की नाव लोथल में प्राप्त हुई है। मिट्टी का हल बनावली से प्राप्त हुआ है। मिट्टी की बैलगाड़ी मोहनजोदड़ो में मिली है। मिट्टी की दो नारी मृण मूर्ति जो होती है बनावली, भारत में एकमात्र यहीं से नारी की मृण मूर्ति मिली है। ठीक है। बनावली में। मछली, कछुआ व घड़ियाल की मृण मूर्ति हड़प्पा में मिली है। घोड़ा की मृण मूर्ति लोथल मोहनजोदड़ो में मिली है। आक्रामक वृषभ की मृण मूर्ति जो है वो कालीबंगा में मिली है और वृषभ की मृण मूर्ति जो है मोहनजोदड़ो में भी मिली है। ठीक है। अब नेक्स्ट प्रीलिम्स फैक्ट है ऋग्वैदिक कालीन आर्थिक शब्दावली। ऋग्वेद के समय में जो है आर्थिक शब्दावली कौन सी थी? तक्षा जो है बढ़ई या लुहार को कहते थे। धातुओं का काम करने वाले को कर्मकार या कर्मा कहते थे। जुलाहा जो है तंतुवाय को कहते थे। चमड़े का कार्य करने वाले को चर्मकार कहते थे। सोने का आभूषण बनाने को हिरण्यकार कहते थे। ऊन जो बनाते थे उनको कहते थे सुध्यव। ठीक है। भट्टी में धातु गलाने वाले को ध्याता या द्रविता कहते थे। मिट्टी के बर्तन बनाने वाले को कुलाल कहते थे। वैद्य कहते थे भीषक को और नाई को कहते थे वाप्त्र। ठीक है। नेक्स्ट प्रीलिम्स फैक्ट के बारे में समझते हैं। 1931 में कुछ घटित घटनाएं हैं उनके बारे में समझते हैं। इसमें सबसे पहले है चंद्रशेखर आज़ाद की शहादत जो कि 27 फरवरी 1931 को हुई। इनकी चंद्रशेखर की जयंती के नाम से मनाते हैं आज भी। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ। भगत सिंह, राजगुरु व सुखदेव को फांसी 23 मार्च 1931 को, जिसको हम शहीद दिवस के नाम से जानते हैं। ठीक है। कांग्रेस का कराची अधिवेशन 29 से 31 मार्च 1931 को हुआ। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन सितंबर से दिसंबर के बीच में हुआ। गांधी जी द्वारा इस सम्मेलन में भाग लिया गया और एकमात्र सम्मेलन जिसमें कांग्रेस ने भाग लिया था, गोलमेज सम्मेलन। ठीक है। नेक्स्ट प्रीलिम्स फैक्ट है कि स्थानीय शीतल हवाएं वो कहाँ चलती हैं और उसका नाम क्या है? ठीक है। विली वाव चलती है अलास्का में। एड्रियाटिक तट पर बोरा हवाएं चलती हैं। स्पेन व फ्रांस में मिस्ट्रल हवाएं चलती हैं। रूस में बुरान, दक्षिणी फ्रांस में बाइज, अर्जेंटीना में पैम्पीरो, ब्राज़ील में फ्रियाजेम, संयुक्त राज्य अमेरिका में नार्दर, संयुक्त राज्य अमेरिका में नार्टी, दक्षिण अफ्रीका में पोनेंटी, मैक्सिको में पैपागायो, उत्तरी इटली में मैस्ट्रेल, इक्वाडोर में नेवाडास, ऑस्ट्रेलिया में विली, पूर्वी ईरान में सिस्तान, सूडान में हबूब, टुंड्रा प्रदेश में पुरगा, दक्षिण अफ्रीकी गणतंत्र में केप डॉक्टर। ठीक है। ये जो है शीतल हवाएं हैं, इनके नाम विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न नाम से बुलाया जाता है इनको। ठीक है। अब हम समझते हैं नेक्स्ट फैक्ट है कि 1857 में कि ईस्वी की क्रांति के बारे में इतिहासकारों का क्या मत था? ठीक है। यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। ये बी.डी. सावरकर ने बोला था 1857 की क्रांति के बारे में।
ठीक है। डिज़रायली ने कहा था कि यह राष्ट्रीय विद्रोह था। सर जॉन लॉरेंस व सीले ने कहा था कि यह पूर्णतया सिपाही विद्रोह था। जेम्स आउट्रम ने कहा था कि यह अंग्रेज़ों के विरुद्ध हिंदू व मुसलमानों का षड्यंत्र था। ठीक है। टी.आर. होम्स ने कहा था कि बर्बरता तथा सभ्यता के बीच युद्ध हुआ था 1857 में। L.E. रीज ने कहा था कि यह धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था। ठीक है। अब नेक्स्ट प्रीलिम्स फैक्ट के बारे में समझते हैं। ये है पेशवा वंशावली क्रम। पेशवा जो कि मतलब उसमें था, जो पेशवा साम्राज्य चला था, उसके बारे में समझते हैं। ठीक है। बालाजी का निधन हुआ था। बालाजी विश्वनाथ सबसे पहले पेशवा के संरक्षक थे। इन्होंने 13 से 1720 तक शासन किया। बाजीराव फर्स्ट ने 1720 से 1740 तक इसका परचम लहराया। बाजीराव ने 1740 से 1761 तक परचम लहराया। माधवराज ने 1761 से 1772 तक। फिर आए नारायण राव 1772 से 1773। माधव नारायण राव ये थे 1793 से 1795 तक। बाजीराव सेकंड आए उसके बाद में, उन्होंने 1795 से 1818 तक पेशवा साम्राज्य की का संरक्षण किया। ठीक है। अब नेक्स्ट प्रीलिम्स फैक्ट है कि प्रमुख अभिलेख और उनके शासक के बारे में समझते हैं। नासिक अभिलेख, उसके शासक थे गौतमी बलश्री। ठीक है। खारवेल थे हाथी गुम्फा अभिलेख। ठीक है। रुद्रदामन जो थे जूनागढ़ अभिलेख के शासक थे। समुद्रगुप्त प्रयाग प्रशस्ति के। स्कंदगुप्त भीतरी स्तंभ लेख व जूनागढ़ अभिलेख के थे। यशोधर्मन मंदसौर अभिलेख के हैं। पुलकेशिन द्वितीय ऐहोल अभिलेख। मिहिर भोज ग्वालियर प्रशस्ति। विजयसेन सेन वंशीय बंगाल के देवपाड़ा अभिलेख है उनके अंतर्गत। कुमारपाल यानी गुजरात का जो शासक था, वाणनगर प्रशस्ति के शासक थे। ठीक है। अब नेक्स्ट प्रीलिम्स फैक्ट के बारे में समझते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। कांग्रेस पर कुछ विशेष टिप्पणियाँ। कांग्रेस की कुछ टिप्पणियाँ हैं। कांग्रेस केवल सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करती है, ये कहा था डफरिन ने। कांग्रेस लड़खड़ा कर गिर रही है। भारत में रहते हुए मेरी इच्छा है कि उसे शांतिपूर्वक मरने में मदद कर सकूं, ये कहा था करजन ने। कांग्रेस क्षय रोग से मरने ही वाली है, ये अरविंद घोष ने बोला था कांग्रेस के लिए। बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा था कि कांग्रेस के लोग पदों के भूखे राजनीतिज्ञ हैं। ठीक है। अश्विनी कुमार दत्त ने कहा था कि कांग्रेस का सम्मेलन 3 दिन का तमाशा है। लाला लाजपत राय ने कहा था कि कांग्रेस लॉर्ड डफरिन की दिमाग की उपज है। विपिन चंद्रपाल ने कहा था कि कांग्रेस याचना करने वाली संस्था है। ठीक है। नेक्स्ट प्रीलिम्स फैक्ट है उपनिषद काल के प्रसिद्ध दार्शनिक राजा, उपनिषद काल के। ठीक है। पांचाल जो थे प्रवाहण जाबाली, ठीक है, कहलाते थे। अश्वपति कैकेय कहलाते थे। अजातशत्रु काशी के थे और विदेह के थे जनक। ठीक है। नेक्स्ट प्रीलिम्स फैक्ट है वेद व उनसे संबंधित पुरोहित। ऋग्वेद के पुरोहित थे होता यानी उच्चारक। सामवेद उद्गाता यानी गायक। यजुर्वेद अर्धवयु मतलब यज्ञ संपादक थे। अथर्ववेद में ब्रह्म होते थे जो यज्ञ का निरीक्षण करते थे। अब नेक्स्ट प्रीलिम्स फैक्ट है कि संविधान सभा की प्रमुख समितियां और उनके अध्यक्ष कौन कौन से थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू ये थे संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रक्रिया विषयक नियमों संबंधी समिति के अध्यक्ष थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संचालन समिति के अध्यक्ष थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों एवं जनजातीय और अपवर्जित क्षेत्रों संबंधी सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे। जे.बी. कृपलानी मूल अधिकार उपसमिति के अध्यक्ष थे। ए.वी. ठक्कर पूर्वोत्तर सीमांत जनजातीय क्षेत्रों और असम के अपवर्जित एवं आंशिक रूप से अपवर्जित क्षेत्रों संबंधी उप समिति के अध्यक्ष थे ए.वी. ठक्कर। पंडित जवाहरलाल नेहरू थे संघीय शक्तियों संबंधी समिति के अध्यक्ष थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे। के.एम. मुंशी कार्य संचालन संबंधी समिति के अध्यक्ष थे। बी. पट्टाभी सीतारमैया
सदन समिति के अध्यक्ष थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रीय ध्वज संबंधी तदर्थ समिति के अध्यक्ष थे। जीवी मावलंकर जो थे वो संविधान सभा के कार्यकारिणी यानी फंक्शनल समिति के अध्यक्ष थे, जीवी मावलंकर। ठीक है, नेक्स्ट प्रीलिम्स फैक्ट के बारे में समझते हैं। ऋग्वेद में वर्णित नदियों के प्राचीन और आधुनिक नाम। ऋग्वेद में रावी नदी को परुष्णी कहा जाता था, झेलम को वितस्ता कहा जाता, चिनाब को अस्किनी, व्यास को विपाशा, गोमल को गोमती, कुर्रम को कुमु, काबुल को कुबा, स्वात को सुवास्तु, घग्गर को दृष्टद्वती, सतलज को सतुद्री, गंडक को सदनीरा और सिंधु को हिरण्यनी कहा जाता था। ठीक है, नेक्स्ट प्रीलिम्स फैक्ट है अम्ल और जिसमें पाए जाते हैं, मतलब जो एसिड होते हैं, एसिड के नाम और किस में पाए जाते हैं इसके बारे में समझते हैं। सिरका में एसिटिक एसिड पाया जाता है। चींटी का डंक में फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। नींबू कुल के साइट्रस फल जो खट्टे फल होते हैं जैसे संतरा, नींबू आदि में साइट्रिक एसिड होता है। दही में लैक्टिक एसिड होता है। पालक में ऑक्जेलिक एसिड होता है। आंवला साइट्रस फल विटामिन सी वाले स्कॉर्बिक एसिड पाया जाता है इसमें। इमली, अंगूर, कच्चे आम आदि में टार्टरिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रीलिम्स फैक्ट है भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में अंतर। भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं कि भौतिक परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। भौतिक परिवर्तन एक अस्थायी परिवर्तन होते हैं। भौतिक परिवर्तन आसानी से उत्क्रमणीय होता है। भौतिक परिवर्तन में प्रायः अत्यंत अल्प मात्रा में ऊष्मा या प्रकाश ऊर्जा अवशोषित होती है या निकलती है। भौतिक परिवर्तन में पदार्थ परिवर्तित नहीं होता है, जबकि रासायनिक परिवर्तन में नया पदार्थ बनता है और रासायनिक परिवर्तन एक स्थायी परिवर्तन होता है। रासायनिक परिवर्तन प्रायः अनुत्क्रमणीय होता है और रासायनिक परिवर्तन में अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा, प्रकाश, ऊर्जा अवशोषित होती है। ठीक है, नेक्स्ट प्रीलिम्स फैक्ट के बारे में समझते हैं जो है प्रमुख दर्रे। तो भारत के प्रमुख दर्रे जिनके नाम क्या हैं और ये कहाँ पाए जाते हैं उसके बारे में समझते हैं। ठीक है, ये दर्रे से रिलेटेड यूपी SSSC में बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, यूपी PCS में भी, RO ARO में भी इसके क्वेश्चंस मिलते हैं। वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। प्रमुख दर्रे कौन कौन से हैं, जैसे बेनिहाल दर्रा। बनिहाल दर्रा जो है जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। बारालाचा दर्रा ये हिमाचल प्रदेश में है। दीफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है। बॉमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है। काराकोरम दर्रा जम्मू और कश्मीर में है। लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में है। नाथुला दर्रा सिक्किम में है। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। शिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। जोजिला दर्रा जम्मू और कश्मीर में है। जेलेपला दर्रा सिक्किम में है। नीति दर्रा उत्तराखंड में है। पीर पंजाल दर्रा जम्मू और कश्मीर में है। बुरजिल दर्रा जो है जम्मू और कश्मीर में है। ठीक है, नेक्स्ट प्रीलिम्स फैक्ट के बारे में समझते हैं प्रमुख मैदान और उनके क्षेत्र। नेक्स्ट प्रीलिम्स फैक्ट है कौन सा, प्रमुख मैदान और उनके क्षेत्र, उनके बारे में समझते हैं। तो उत्तरी अमेरिका में मैदान है वो कौन सा है, प्रेयरी। यूरेशिया में है स्टेपी। दक्षिण अफ्रीका में है पार्कलैंड और वेल्स। अर्जेंटीना में है कंपास। ब्राज़ील में कैंपास। अफ्रीका में है सवाना। गुयाना में लानोस। ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स। हंगरी में पुस्ताज। दक्षिण अफ्रीका में वेल्ड। न्यूजीलैंड में है कैंटरबरी। ठीक है, नेक्स्ट प्रीलिम्स फैक्ट है। नेक्स्ट प्रीलिम्स फैक्ट कौन सा है, ये है प्रमुख क्रांतिकारी संगठन। ठीक है, इनका कब बने इनके बारे में समझते हैं। अभिनव भारत, इसका गठन 1904 में हुआ। युगांतर पार्टी 1906 में। अनुशीलन समिति 1907 में तथा गदर पार्टी जो है 1913 में। ये प्रमुख क्रांतिकारी संगठन है। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रीलिम्स फैक्ट है स्वेट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। ठीक है, इसकी स्थापना है 1905 में पूना में हुई, जिसकी जो मुख्य अध्यक्ष थे वो थे गोपाल कृष्ण गोखले। इन्होंने इसकी स्थापना करी, स्वेट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। ठीक है, सर्वेट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। इसके सदस्य कौन कौन थे, इसके सदस्य थे MC सीतलवाड़, BN राव, MN जोशी, श्रीनिवास शास्त्री, HN कुंजरू। ठीक है, 1911 में हितवाद नामक अंग्रेजी अखबार का प्रकाशन इसी संस्था द्वारा किया गया।
कौन सी? सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, ठीक है। इसने क्या करा था कि हितवाद नामक अंग्रेजी अखबार का प्रकाशन किया था, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रीलिम्स फैक्ट है अंग्रेज मराठा संघर्ष के अंतर्गत होने वाली प्रमुख संधियाँ, ठीक है। अंग्रेज मराठा संघर्ष, अंग्रेज और मराठाओं का जो युद्ध हुआ उसके अंतर्गत होने वाली संधियाँ, संधियाँ कौन सी थी? वारना संधि 1731 में हुई, संगोला की संधि 1750 में हुई, सूरत की संधि 1775 में हुई, पुरंदर की संधि 1776 में, बड़गांव की संधि जो है 1779 में, सालाबाई की संधि 1782 में, बसीन की संधि 1802 में, देवगांव की संधि 1803 में, सुरजी अर्जुन गांव की संधि 1803 में, राजापुर सा घाट की संधि 1804 में, नागपुर की संधि 1816 में, ग्वालियर की संधि 1817 में, पूना की संधि 1817 में और मंदसौर की संधि हुई थी वो हुई थी 1818 में। नेक्स्ट प्रीलिम्स फैक्ट है जो पर्वत निर्माण के विभिन्न सिद्धांत, नेक्स्ट प्रीलिम्स फैक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट प्रीलिम्स फैक्ट में क्या है कि पर्वत निर्माण से विभिन्न सिद्धांत, इसके बारे में समझते हैं कि भूसन्नति जो है वो है उसके सिद्धांत है कोबर, ठीक है। कोबर के कारण भूसन्नति बनती है। जेफरीज जो है तापीय संकुचन होता है। डेली में क्या है? महाद्वीपीय फिसलन होती है, उससे डेली पर्वत निर्माण बनता है, ठीक है। वेगनर जो होता है महाद्वीपीय विस्थापन होता है। होम्स क्या है? संवहन तरंग है। जोली जो है रेडियो एक्टिविटी है और हैरी हेस जो है प्लेट विवर्तनिक है, ठीक है। नेक्स्ट प्रीलिम्स फैक्ट है वो क्या है कि महत्वपूर्ण समितियां हैं और वो किस लिए हैं उसके बारे में समझते हैं कि स्वामीनाथन समिति, इसका संबंध है जनसंख्या नीति से। जानकी रमन समिति, इसका संबंध है प्रतिभूत घोटाला से। दांतवाला समिति बेरोजगारी के अनुमान से। सरकारिया समिति केंद्र राज्य संबंध से है। गोस्वामी समिति, इसका है औद्योगिक रुग्णता से। महालनोबिस समिति है, ये राष्ट्रीय आय से इसका संबंध है। BS व्यास समिति जो है वो कृषि एवं ग्रामीण साख विस्तार से है। महाजन समिति चीनी उद्योग से संबंध रखती है। सत्यम समिति जो है वस्त्र नीति से संबंध रखती है। मीरा सेठ समिति हथकरघा के विकास में सहायक है, ठीक है। नेक्स्ट प्रीलिम्स फैक्ट है इसका है मृदा अपरदन की प्रक्रियाएं, ठीक है। मृदा अपरदन की प्रक्रियाएं, इसमें क्या है कि मृदा अपरदित होती है, जो मृदा कटती है, ठीक है, उसको विभिन्न प्रकार के नाम दिए गए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले है आसफाल यानी स्प्लाश इरोजन, ये होती है वर्षा की बूंदों के द्वारा अपरदन। इससे वर्षा के कारण जो मृदा कटती है, अपरदन होता है, उसको कहते हैं स्प्लाश इरोजन या असफाल अपरदन, ठीक है। जब मिट्टी जल के साथ बहने लगे उसको कहते हैं परत अपरदन, ठीक है। रील अपरदन क्या होता है कि जब मिट्टी में छोटी एवं कम गहरी नालियां बन जाएं उसको कहते हैं रील अपरदन, यानी रील बन जाती है, ठीक है। अवनालिका अपरदन में क्या होता है कि जब रील अपरदन की नालियां बड़ी और विस्तृत हो जाती हैं, जैसे चंबल घाटी में बने खोह गड्ढे, ठीक है। क्या होती है कि पहले मृदा अपरदित होती तो छोटी छोटी नालियाँ बनती हैं और जब वो नालियाँ बड़ी हो जाती हैं, खड्डे हो जाते हैं, वो कहलाती है अवनालिका अपरदन यानी गली इरोजन, ठीक है। धारा चैनल अपरदन क्या होता है कि जब जल एक मोटी व बड़ी धारा के रूप में प्रवाहित होने लगे, ठीक है, उसमें जो मृदा अपरदन होता है वो कहलाता है धारा चैनल अपरदन, ठीक है। इसमें नोट क्या है कि शोरधम यानी ज्वार किसी अन्य फसल की तुलना में सबसे अधिक भूमि अपरदन करती है। ज्वार की फसल जो होती है वो सबसे ज़्यादा मृदा अपरदन होता है उससे, ठीक है। नेक्स्ट प्रीलिम्स फैक्ट है गुप्तकालीन प्रसिद्ध मंदिर, ये कहाँ पे है और मंदिर का नाम क्या है, ठीक है। विष्णु मंदिर है तिगवा में यानी जबलपुर जो कि मध्य प्रदेश में है। शिव मंदिर भूमरा नागौदा में है जो मध्य प्रदेश में है। पार्वती मंदिर मध्य प्रदेश में है। दशावतार मंदिर ईंटों द्वारा निर्मित है, ये देवगढ़ यानी ललितपुर उत्तर प्रदेश में है। शिव मंदिर जो है खो यानी नागौद जो कि मध्य प्रदेश में है। और लक्ष्मण मंदिर जो भीतरगांव कानपुर में है और ये उत्तर प्रदेश में है। यह मंदिर ऐसा है जो ईंटों द्वारा निर्मित है, ठीक है। नेक्स्ट प्रीलिम्स फैक्ट है कि इसमें क्या है कि कुछ
राज्य जैसे मतलब जगह के नाम दिए गए हैं और उसके वंश में क्या था और किसका शासन था उस समय। ठीक है। बीजापुर, बीजापुर क्या है कि उसका वंश था आदिल शाही। हाँ, और इसके संस्थापक थे यूसुफ आदिल शाह। ये कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं लग रहा है। ठीक है। अब नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पढ़ते हैं। चोल काल में भूमि के प्रकार। चोल काल, चोल जो वंश था उस समय पे जो भूमि के प्रकार होते थे उसके बारे में समझते हैं। वे गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि जो होती थी उसे कहते थे वेलन वगाई। ठीक है। ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि को कहते थे ब्रह्मदेह। किसी विद्यालय के रखरखाव की भूमि होती थी शाला भोग। मंदिर को उपहार में दी गई भूमि को देवदान या तिरु तिरुनमटक्कनी के नाम से कहते थे। जैन संस्थानों को दान दी गई भूमि को कहते थे पल्ली चंदम। ठीक है। नेक्स्ट प्रीलिम्स फैक्ट है अंतरिम मंत्रिमंडल सदस्य। ये 15 सदस्यों का एक मंत्रिमंडल होता था, उसको कहते थे अंतरिम मंत्रिमंडलीय सदस्य। इसमें अलग अलग नाम दिए जाते थे। अध्यक्ष को कहते थे वेवेल। ठीक है। अब क्या है कि जवाहरलाल नेहरू जो थे वो कार्यकारी समिति परिषद में उपाध्यक्ष थे और विदेशी मामले तथा राष्ट्रमंडल का उपनिधित्व करते थे। ठीक है। वल्लभ भाई पटेल जो थे वो गृह सूचना तथा प्रसारण के मंत्री थे। डॉक्टर जान मथाई उद्योग तथा आपूर्ति को देखते थे। रक्षा मंत्रालय था सरदार बलदेव सिंह के पास। शिक्षा मंत्रालय सी गोट पालाचारी के पास था। कार्य खान तथा बंदरगाह की देखरेख जो थे CH भाभा के अंतर्गत था। खाद्य एवं कृषि जो थे वो राजेंद्र प्रसाद देखते थे। रेलवे एवं परिवहन जो थे वो अरुणा आसफ अली देखते थे। श्रम विभाग जो थे वो जगजीवन राम देखते थे। वित्त को देखते थे लियाकत अली खां। वाणिज्य को देखते थे आई चुंदरीगढ़। ठीक है। संचार को देखते थे अब्दुल रब निस्तार। और विधि जो थे वो जोगेंद्र नाथ मंडल देखते थे। स्वास्थ्य विभाग जो था वो गजान अली खां देखते थे। ये अंतरिम जो थी मंत्रिमंडल सदस्य था जो कि 15 सदस्यीय था। ठीक है। उसके बारे में समझ लिया आपने। अब नेक्स्ट प्रीलिम्स फैक्ट है गैस आधारित प्रमुख योजना। ठीक है। और कौन से राज्य में कौन सी योजना चलती है गैस से संबंधित। ठीक है। अंता योजना ये है राजस्थान में। औरैया योजना वो है उत्तर प्रदेश में। दादरी योजना उत्तर प्रदेश में है। कवास जो है गुजरात में है। झानोर गंधार यह है गुजरात में। राजीव गांधी CCPP कायमकुलम ये है केरला में। ठीक है। नेक्स्ट प्रीलिम्स फैक्ट है प्रमुख घाटियाँ और उनकी अवस्थिति। ठीक है। लायर घाटी जो है वो फ्रांस में पाई जाती है। इंडोनेशिया में बादा घाटी है। नेपाल में चितवन घाटी। पेरू में सेक्रेड घाटी। नेपाल में काठमांडू घाटी। कनाडा में हम्बर घाटी। इटली में पो घाटी। पाकिस्तान में स्वात घाटी। ऑस्ट्रेलिया में किंग घाटी। ऑस्ट्रेलिया में ब्लैकवुड घाटी। ऑस्ट्रेलिया में वोल्गन घाटी। प्लीजेंट घाटी, रैबिट घाटी, ग्रैंड घाटी ये हैं संयुक्त राज्य अमेरिका में। ठीक है। अब नेक्स्ट प्रीलिम्स फैक्ट है कि मुख्य क्रांतिकारी घटनाएं। ठीक है। क्रांतिकारी घटनाएं कौन कौन सी हैं जो कब हुई हैं। ठीक है। सबसे पहले 1897 में हुई, वो क्या था अरेस्ट एवं कमिश्नर रेड हत्याकांड को मुख्य क्रांतिकारी घटनाओं में शामिल है। ठीक है। 1908 में मुजफ्फरपुर बम कांड। 1909 में जैक्सन हत्याकांड। 1909 में करजन वायली हत्याकांड। 1912 में दिल्ली बम कांड। 1928 में सैंडर्स हत्याकांड। 1940 में जनरल डायर हत्याकांड। ठीक है। नेक्स्ट प्रीलिम्स फैक्ट जो है अब नहीं है, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है। और उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इसमें जो है सारे सब्जेक्ट हम एक साथ लेके आते हैं और सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो है जो भी बन सकते हैं प्रीलिम्स फैक्ट के लिए प्रीलिम्स में आने वाले क्वेश्चंस हैं। और इससे रिलेटेड आपको जितनी भी जानकारी मिली होगी बहुत ही कामयाब होगी। ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है। थैंक यू।